जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है। आज वक्त है कि इस इत्तेहाद को हम आगे लेकर चलें, तो कोई दुश्मन दोबारा हमारी तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं करेगा। इसी इत्तेहाद की बरकत से हम अपने कर्ज भी चुकाएंगे, दिन रात मेहनत करके। भारतीयों के खून से खेलना पाकिस्तान को महंगा पड़ेगा। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। पाकिस्तान को भारत के हक का पानी नहीं मिलेगा। हमें डिफेंस बजट सर बढ़ाना पड़ेगा, तमाम फोर्सेस की तनख्वाहों को डबल करना पड़ेगा, इंसेंटिव्स बढ़ाने पड़ेंगे, अपने शाही खर्चे रोकने पड़ेंगे, डेवलपमेंट प्लान रोकने पड़ेंगे और इसमें हम सबको कलेक्टिवली साथ खड़ा होना पड़ेगा। ऑपोजिशन के बगैर, हुकूमत के बगैर, तमाम एलाई पार्टीज के बगैर नहीं हो सकता। जो कुछ 9 मई को हुआ और जो कुछ उससे पहले इंडिया ने 6 और 7 मई के शाम को हमला करके किया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि शायद उस सियासी जमात ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारी पार्टी के कुछ और लोग हैं महफूज समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ, तो फिर IMF की जो शरायत है उसके अंदर हम इनसे बैठेंगे भी नहीं और ना इनसे बात करेंगे। फिर ये जाने उनका काम जाने। इंडिया के साथ सीज फायर के साथ अब अवाम के साथ भी सीज फायर होना चाहिए। 25 करोड़ अवाम के मुत्तफिक वजीर आजम के साथ सीज फायर भी होना चाहिए। लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो तो ऐसे किसी तरफ इशारा नहीं करते। खान साहब जिस कैफियत में है वो अब मुज़ाकरात या पेशकशों के मरहले गुजर चुके। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूँ आरिफा नूर। नाजरीन, पाक भारत कशीदगी, जंग और उसके बाद सीज़ फायर, सूरत हाल यहाँ तक तो पहुँच गई, मगर अब पाकिस्तान में बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या सचमुच अब सीज़ फायर जो है उससे बात वापस माजी की तरह हो गई है, या ये कि हमें तैयारी करनी पड़ेगी जो अगला हमला भारत की तरफ से होगा। क्योंकि मुज़ाकरात की बात तो हो रही है, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि वो मुज़ाकरात करना चाहता है, मगर भारत की तरफ से कोई ऐसी, जिसको हम कहते हैं कि इशारे कुछ ऐसे नहीं मिल रहे जिससे लगता है कि भारत भी कोई मुज़ाकरात में दिलचस्पी रखता है। सीज़ फायर तो है, हो सकता है कि वो बरकरार भी रहेगा, मगर कितनी या किस हद तक बरकरार रहेगा अगर बाकी जो मसाइल पाकिस्तान और भारत के दरमियान हैं वो ऐसे ही रहते हैं। जो गुफ्तगू हो रही है या जिस किस्म की गुफ्तगू भारत में हो रही है, उनकी लीडरशिप कर रही है, उनके मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, तो उस पर तो नहीं लगता कि कोई हालात बहुत बेहतर भी हो सकते हैं, या ये कि वहाँ की जो हुकूमत है उसके ऊपर दबाव नहीं है कि वो पाकिस्तान के हवाले से एक सख्त रवैया ही रखे। ये जो बात है ये कुछ हद तक तो यहाँ भी मालूम है। एक जो अल जज़ीरा है, एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, उसको इंटरव्यू भी पिछले दिनों में दिया DGISPR ने, और उन्होंने उसमें ये कहा कि पाकिस्तान की जो मुसल्लफ अफवाज है वो भारतीय फ़ौज को उसने एक सबक तो सिखाया है जो वो कभी नहीं भूलेगी। भारतीय हमले का मुकाबला करने के लिए जो अस्करी हिकमत अमली अपनाई गई है वो कई दहाइयों तक ज़ेर मुताला रहेगी। भारत का जो पानी का जो हमारा मसला है भारत के साथ, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि ये जो मुआहिदा है इसकी ख़िलाफ़ वर्जी भारत कर रहा है, मगर ख़दशे वहीं के वहीं हैं। वज़ीर आज़म साहब ने भी इसका ज़िक्र किया है और लोग भी कर रहे हैं। ये भी इशारा उन्होंने दिया कि ये जो इत्तेहाद आजकल हमें मुल्क में देखने को मिल रहा है या देखने को मिला जब सूरत हाल कशीदा थी भारत के साथ, तो इसी को अगर हम माहौल को, इसी मूड को लेकर आगे चलेंगे तो हम अपने माशी मसले भी जो है वो हल कर पाएंगे। मगर वज़ीर आज़म साहब तो एक तरफ ये बात कर रहे हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि PMLN में और लोग भी वो बात करें। इरफान सिद्दीकी साहब का भी अभी कोट आपको दिखाया, वो तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये उससे बात करने का मौका है वो गुज़र चुका है। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी आज एक तकरीर की, तालिब इल्मों को मिल रही थी, तो उन्होंने वहाँ यहाँ तक कहा
कि जिन्होंने 9 मई को पाकिस्तान पे हमला किया वो ज़्यादा नुकसानदेह था बनिस्बत जो भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है। इसके साथ साथ दहशतगर्दी का जो मामला है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। गुज़िश्ता रोज़ ही बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हमने किया, जो बलूचिस्तान में एक बच्चों की स्कूल बस जो थी उसके ऊपर हमला हुआ। इतना खौफनाक वाक़या था कि कल ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर और बाकी जो काबीना के मेंबर्स हैं वो क्वेटा गए, उन्होंने दौरा किया, वहाँ मीटिंग्स भी की सिक्योरिटी सिचुएशन पर, और जो ज़ख्मी थे उनको भी जाके वो हस्पताल पे मिले। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि पाकिस्तान का बार बार ये इल्ज़ाम है कि यहाँ भारत की जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी वजह से बलूचिस्तान में सूरत हाल बेहतर नहीं हो रही। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो वफाकी काबीना थी उसने फ़ैसला किया कि उनको फील्ड मार्शल का जो एक हम कह सकते हैं ऑनररी टाइटल है वो दिया जाएगा आफ्टर द फैब्यूलस परफॉर्मेंस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस इन द कॉन्फ्लिक्ट। ये भी जिक्र हो रहा है कि अब बहुत ज़रूरत है डिफेंस बजट को बढ़ाने की क्योंकि ख़तरा जो भारत की तरफ से है वो टला नहीं है। ये बात एक तरफ तो संजीदा हलकों में हम कह सकते हैं हो ही रही थी, मगर आज फैसल बावड़ा साहब जो सेनेटर है उन्होंने आज सेनेट में एक तकरीर में भी इसका कहा। उन्होंने कहा कि तरक्याती बजट जो है उसको कम करके दिफा पे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सबकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी तनख्वाहें भी दुगनी कर देनी चाहिए। ये सारे इश्यूज़ हैं, इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ आज़म, कन्वीनर अवाम पाकिस्तान पार्टी। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया। सर, पाकिस्तान भारत जंग सीज़ फायर तो हो गया, बट बहुत से लोगों का सर ये अब ख़दशा है, हम कह सकते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू हैपन अगेन और जल्द ही होगा। देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत अब कोई बड़ी फौजी कार्रवाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की पोजीशन में नहीं रहा, क्योंकि जब आपसे फ़ज़ाई बर्तरी ना रहे तो फिर जो ज़मीनी अफवाज होती हैं वो भी हरकत में नहीं आ सकती। तो आज जो कैफियत है भारत की फ़ज़ाई बर्तरी की ख़त्म हो चुकी है। उनको कितना अर्सा लगेगा अपना कैपेसिटी बिल्ड करने में या अपना मोराल बिल्ड करने में, क्योंकि अब ये देखें कि जो ख़बरें हैं कि 72 से 74 उनके जहाज़ थे हवा में, लड़ाका तैयारे जी, और उन सब में मिसाइल होते हैं, एक नहीं कई मिसाइल होते हैं, किसी ने एक मिसाइल भी फायर नहीं किया ऑन दैट फर्स्ट नाइट जो जी वहीं पे तो सारा हुआ ना। उसी रात तो हुआ कि जब वो हमलावर हुए उन्होंने आपके जो उनके हदफ थे जो सारे सिविलियन थे उसको उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर किसी ने क्रॉस नहीं किया, उन्होंने मिसाइल मारे और आपने जवाबी कार्रवाई की और उनके 3 या 5 या 6 जो भी एक तादाद है जहाज़ों की वो उसको मानते नहीं हैं, लेकिन इसकी शर्तें मौजूद हैं कि 5 या 6 जहाज़ उनके गिरे। लेकिन उन 72 जहाज़ों में से उनके पास भी एवैक्स था, उनके पास भी ग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं, उनके पास भी जहाज़ में रेडार हर चीज़ मौजूद है। लेकिन क्यों? तो इसलिए आज उनकी जो, और ये तकरीबन एक लंबे फासले पर जहाज़ गिरा है, जो जहाज़ गिरे हैं काफ़ी दूर जी, गिरे। जी बिल्कुल। शायद ये भी कहा जाता है कि दुनिया में कभी भी इतनी फासले पर जहाज़ नहीं गिरा जी। 150 किलोमीटर प्लस की बात हो रही है। इतने नंबर अक्सर कहते हैं कि मतलब कि इतने ज़्यादा जहाज़ एक वक्त में कॉन्फ्रंटेशन भी कभी नहीं हुई जिस किस्म की रात को हुई मॉडर्न हालात में। हाँ, तो जहाज़ तोड़े हाँ, लेकिन ये कन्फ्रंटेशन वो तो ज़मीन पे हमला करके हाँ, तो उनके पास हथियार थे लेकिन हथियार इस्तेमाल नहीं कर सके। ये जो कैपेसिटी है पाकिस्तान के पास अब, इसका तोड़ मेरी नज़र में जल्दी मुश्किल है। तो जब तक वो है तो हिंदुस्तान से आपको कोई वैसे भी ख़तरा नहीं है, तो आपको कोई ख़ाइफ नहीं होना चाहिए। लेकिन यकीनन वो ज़ख्म चाट रहे हैं, वो कुछ कोशिश करेंगे कि अपनी कुछ लोगों को दिखा सकें हमने भी कुछ किया है। तो सर मतलब कि आप ये जो आवाज़ें उठ रही हैं कि जी 1.5 में ही कुछ ना कुछ हम एक्सपेक्ट करें, यू डोंट थिंक इट विल बी दैट सून? यू थिंक इट विल टेक देम लॉन्गर टू रिकवर एंड गेट रेडी? जी मुश्किल होगा। और क्या देखें, जंग कोई भी दो जो न्यूक्लियर मुल्क हैं उनकी जंग पूरी दुनिया के लिए ख़तरे का बायस होती है। हमारे लिए तो है ही।
तो हिंदुस्तान अब क्या जवाब बनाएगा? उसने वहाँ जवाब बनाया कि जी यहाँ पहलगाम में पाकिस्तान की मुदाखलत है, जिसकी कोई शहादत नहीं थी, जिसका कोई जवाब नहीं है सारी बात का। तो अब जो वो करेंगे, इस वक्त दुनिया का ओपिनियन भी उनके ख़िलाफ़ है जो कुछ उन्होंने किया और जिस तरह उन्होंने किया। तो इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि उस पर हमें ज़्यादा कोई तशवीश नहीं होनी चाहिए। हम सलाहियत भी रखते हैं और मेरा ख्याल है उनको अब जो मार पड़ी है उनको काफ़ी अरसा लगेगा। सर दैट्स गुड टू हेयर, बिकॉज हम तो बिल्कुल और मुख्तलिफ एक गुफ्तगू सुन रहे थे। और सर बिकॉज इससे लीडिंग ऑन टू आज जो फैसल बारडा साहब ने सेनेट में तकरीर की, सर उन्होंने तो यहाँ तक बात कर दी। सुन तो हम पहले भी रहे थे, एक दो स्टोरीज भी सामने आ चुकी हैं कि हुकूमत जो है अपने इत्तेहादियों से बात कर रही है, कोई बात होती है कि 18% डिफेंस बजट बढ़ाया जाए या ज़्यादा। तो फैसल बारडा साहब ने तो कहा है कि डेवलपमेंट बजट कट कर दे और तनख्वाहें भी दुगनी कर दें और डिफेंस बजट बढ़ा दें। फैसल बारडा साहब को फाइनेंस मिनिस्टर लगा दें, फिर शायद वो बेहतर फैसले कर ले। बिल्कुल डिफेंस बजट बढ़ना चाहिए, बढ़ता भी हर साल बढ़ता है। हालांकि इफ़ेक्टिवली अगर आप देखें तो डॉलर्स में अगर आप उसको गिने तो डिफेंस बजट पिछले 8-10 साल में कम हुआ है, इफेक्टिवली कम हुआ है। तो उससे फ़ौज की सलाहियत पर असर पड़ता है, लेकिन आपको मज़ीद वसाइल इकट्ठे करके ये करना चाहिए, इधर उधर से काटना नहीं चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट कटेगी मुल्क के तरक्की पर असर पड़ता है। अगर आप और किसको काटेंगे और क्या चीज़ काटेंगे? तो यकीनन जो फ़ौज की ज़रूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं, मगर पहले रिसोर्सेज बढ़ा के अपने रिसोर्सेज बढ़ाएं। हाँ। अपने उसके लिए मईशत को तरक्की देनी पड़ेगी। तो सर फिर अब अगला सवाल तो ये है, क्योंकि बजट भी आ रहा है, कि डू यू थिंक द गवर्नमेंट्स ऑन द राइट ट्रैक टू डू दिस? नहीं, बजट में तो आप देख लेना, ग्रोथ जब नहीं होगी तो फिर बजट आप जो बढ़ाएंगे वहाँ पर मज़ीद बोझ पड़ेगा, अब जितना पैसा भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए हमें मईशत पर तवज्जो देनी है, उसके लिए आपको सियासी जो इंतशार है मुल्क में उसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये एक बड़ा मौका है। सर अब दो चीज़ें हैं ना, खैर जाए ना, सॉरी माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, क्योंकि एक तो हुकूमत कहती है कि वो तो मतलब कि बहुत कमाल कर रही है वो मईशत के साथ, उन्होंने रिफॉर्म भी कर लिया है, वो मेहनत भी बहुत कर रहे हैं, वो IMF से हमारा छुटकारा भी हमें दिला देंगे। और तो सर फिर अगर ये सब कुछ वो कर रहे हैं तो फिर तो हमें बजट में रिलीफ मिलना चाहिए। बजट में रिलीफ कहाँ से देंगे? देखिए, हुकूमत बड़ी खाम ख्याली का ख्याल में पड़ी हुई है। उनको हकीकत का, अगर ये बातें वो कर रहे हैं तो हकीकत का उन्हें एहसास नहीं कि हकीकत कहाँ पे पहुँच गई है। आप मुल्क रोज़ बरोज़ एक मईशत आपकी कमज़ोर हो रही है, आपके लोग गरीब होते जा रहे हैं, इसका हमें एहसास होना चाहिए। बाकी हम वो ऑप्टिक्स में रहते हैं, यहाँ उधर से किसी ने रिपोर्ट बना दी वो लेकर चलना शुरू कर देते हैं, किसी ने को बात कर दी, कहते हैं ये देखें जी ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान बड़े ज़बरदस्त एक्सपोर्ट करता है और इस किस्म की बातें हम पकड़ लेते हैं। तो आपको ज़रा अपनी हकीकत को देखें, और ये एक वाज़ेह हकीकत है कि जिस मुल्क में सियासी इंतशार होगा मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा, जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वो तरक्की नहीं कर पाएगा। इसलिए इन बेसिक्स को ठीक करें। आज नादिर मौका है कि जो एक यकजहती का एहसास मुल्क में है, और ये चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं रहती, लोग भूल जाते हैं, एक मेमोरी का इशू होता है, इसको आज इस्तेमाल करें और जो ये निफाक है मुल्क में इसको दूर करें। आज अगर ये हुकूमत मानती है कि मुल्क के अंदर इंतशार है, जो ये भी मानने को तैयार नहीं है। नहीं सर, वो अभी अब हमने आपको वज़ीर आज़म साहब का तो सुनाया, उन्होंने कहा कि इत्तेहाद को लेके आगे चलेंगे और अपने सारे लोन से छुटकारा पाएंगे और मईशत को ठीक करेंगे, तो वो तो मान रहे हैं ना कहीं ना कहीं, तो वो मान रहे हैं। अभी आपको ये हमने सुनाया, कोशिश भी करनी है ना, कोशिश भी करनी है आपने। आज मुल्क के अंदर बहुत सियासी इंतशार है, लोग बटे हुए हैं, माशरा बटा हुआ है, इसको दूर करें। सर कैसे दूर? अच्छा सर, वी ऑल अग्री, मतलब कि थ्योरी में तो कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा ना, वो जैसे हुकूमत से भी इसीलिए कोशिश करनी पड़ेगी ना। नहीं आई नो सर, बट मैं कहने का मेरा मकसद ये है कि देखें ना, जब हुकूमत से भी कहें तो वो कहते हैं हमारे तो दरवाजे हर वक्त खुले हैं, हम तो हर किसी से बात करने को तैयार हैं, हमारी तो ये जिम्मेदारी है। बट मैं और PTI से, खैर PTI के तो उनके तो कहानी बहुत निराली है, कभी वो कहते हैं कि हम सबसे बात करेंगे, कभी वो कहते हैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। बट कैन यू गिव मी लाइक अ रोड मैप कि ये कैसे होगा? हु विल हैव टू रीच आउट टू हुम? किसको लचक दिखानी पड़ेगी?
कैसे होगा? कहना बहुत जो आसान भी है ज्यादा सर। हुए वतन है वो पहल कर ले, जो भी ज्यादा हुबुल वतनी का दावा रखता है वो कैसे पहल करे? पहल करे, ओके आए बैठे यहाँ बात करते हैं। किस चीज पे बात करें सर? पाकिस्तान के मसाइल पर अपना एजेंडा, आपके पास क्या सोच है, पाकिस्तान को कैसे दुरुस्त करेंगे, उनकी क्या सोच है? वो पीटीआई वाले कहेंगे कि आप इलेक्शन करवाएं, शहबाज शरीफ साहब कहेंगे कि आप सिर्फ इकोनॉमी पे हमारी मदद करें। देखिए ना, दिस इज द डिस्टेंस। सर ये नहीं, सिर्फ ये नहीं है, आपको क्या इस्लाहात मुल्क में नहीं चाहिए? क्या आपको जिस तरह गवर्नेंस का निज़ाम है, क्या ये चल रहा है, इसको आप दुरुस्त नहीं करेंगे? आपको पाकिस्तान में तो मैसिव रिफॉर्म्स चाहिए, आपने उस पर बात करनी है। आज हुकूमतें सबके पास है ना, क्यों नहीं काम करते? सबके पास हुकूमत है। सर वो PMLN से पूछें तो वो कहते हैं हमारी तो हुकूमतें बहुत अच्छी चल रही हैं, पंजाब की भी बहुत अच्छी चल रही है, सेंटर की भी चल रही है। PPP कहती है हम तो कभी हारे ही नहीं है सिंध में, हमारी अच्छी चल रही है। PTI के एज आई सेड जरा सर, जहाँ जिस मुल्क में 3 में से 1 बच्चा स्कूल जाने वाला स्कूल में ना हो, उसके हुक्मरान ये बातें करें तो मुझसे थोड़ा उससे इख्तलाफ होगा। तभी तो सर पूछ रही थी कि ये हाउ डू वी गेट ऑन टू दैट? सर ये लोग सामने बैठे ना, बात करें आपस में। अपोजिशन है और हुकूमत है। पार्लियामान में तो आप बात करते नहीं हैं। पार्लियामान में ना हुकूमत जाती है ना अपोजिशन जाती है, ना वहाँ कोई मुल्क की बात होती है। वहाँ फैसल वाडा साहब मौजूद हैं। तो अब आपने बात करनी है कि मुल्क के मसाइल क्या हैं, उनका हल क्या है। सर उसके लिए क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना है? नहीं, आप फौज को बिठाना पड़ेगा। फौज एक पाकिस्तान के सियासी मामलात में उसका हुक्मरानी में उसका अमल दखल है। आपने खुद हाइब्रिड हुकूमत का एडमिशन की हुई है, तो फौज भी बैठे, जज भी बैठे। ये बहुत अरसे से कह रहा हूँ सर, जजों की तो इस्लाहात हो गई ना 26वीं आईनी तरमीम में, अब और कितनी मजीद इस्लाह उनको जरूरत है। उनको भी बिठा लें। ऐसे ही सर इस्लाह की जरूरत है। हिस्सेदार है ना, वो भी समझें कि मामलात क्या हैं मुल्क के। What's the incentive for everybody to do this? And please, सिर्फ सर मुझे ये ना कहिएगा मुल्क नहीं चल रहा ना, बिकॉज वो तो कोई इंसेंटिव में बता देता हूँ। आपने हलफ उठाया हुआ है, इन सब अफराद जिनका मैं नाम ले रहा हूँ हलफ उठाया हुआ है। उस हलफ को पढ़ लें, क्या लिखा है उसके अंदर, ठीक है ना। अगर आपको नहीं है परवाह, आप मतलब नहीं परवाह करते मुल्क की, लेकिन फिर हलफ की खराबी होगी। कितनी दफे इस शो में भी और शोज में भी कह चुके हैं कि करप्शन तो बढ़ रही है मुल्क में। जी, करप्शन तो इस इंतहा पे पहुंच गई है कि आपको शायद उसका अब परवाह करनी छोड़ दी है लोगों ने। आज एक सबसे जो खतरनाक बात है कि लोग अब शिकायत ही नहीं करते किसी मामले में भी। अच्छा, लोग बेहस हो गए इस मामले में। तकलीफ इतनी बढ़ चुकी है, वो कोई शेर था कि आसान हो गई, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। यकीन करें ये आज हाल है। आप लोग मायूसी की बात करते हैं, लोग बेहसी की बात करते हैं। ये इस तरह मुल्क नहीं चला करते। सर बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी गुज़िश्ता रोज़, आई मीन दैट्स अनदर सेट ऑफ चैलेंज। KP में भी है, बलूचिस्तान में भी है। हमारी सारी तवज्जो जो है वो भारत पे है, मुझे ये लगता है। आई कैन बी रॉन्ग। नहीं, आपकी देखें सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह पर हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये सिर्फ मामला सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं है। वो तो मुकाबला करेंगे, टेररिज्म होगा, उसमें शहादतें भी होती हैं। अब अगर सामने बच्चे शहीद हुए, अब उन 1000 में बच्चे शहीद हुए, उनमें से 2 बच्चों का ताल्लुक जो है वो घऊटा से है, रावलपिंडी यहाँ से 50 मील के फासले पर आज उनका जनाजा हुआ है। तो ये पाकिस्तान का कोई जगह भी इससे ढकी छुपी नहीं है। आपने इन खराबियों का मुकाबला भी करना है और इनकी जो असल वजह है उसको ख़त्म करना है। आज क्यों बलूचिस्तान के अंदर ये हालात हैं? क्यों कि आप वहाँ जो नौजवान है वो अपने मुस्तकबिल से मायूस है। वो ना आप उसको मियारी तालीम दे सके, ना उसको हक उसको मिलता है, ना उसकी राय का एहतराम होता है, ना उसको कोई नौकरी मिलती है, ना वो अपने वसाइल के बारे में उसको शक और शुबा है कि मेरे वसाइल कहाँ जा रहे हैं। तो ये चीज़ें वो हैं जिसको आपने एड्रेस करना है, उनकी बात सुननी है। इससे पहले कि वो बंदूक उठाकर पहाड़ों पे चले जाए, उनकी बात सुने। वो तो सर हमें तो ये बताया जाता है कि वो टेररिज्म जो हो रही है उसके पीछे भारत है, उसका कोई ताल्लुक लोकल प्रॉब्लम से तो है ही नहीं। आपका नौजवान तो भारत के साथ नहीं है ना, वो तो भारत के खिलाफ है। वो तो अपने हक के लिए ये जब उसको सब मायूसी होती है वो बंदूक उठा लेते हैं।
जब बंदूक उठाता है तो भारत को मौका मिल जाता है, आपके तमाम दुश्मनों को मौका मिल जाता है, उनको पैसे भी लगाते हैं, उनकी मदद भी करते हैं, उनको इस्तेमाल भी करते हैं। वहाँ तक पहुँचने ना देना, ये आपके शहरी हैं, ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। इसलिए इस बात को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ये खराबी एक दिन में नहीं हुई, ये बहुत अरसा लगा है। आज इनको दुरुस्त करने का वक्त है। आप एंड हूज रिस्पांसिबल? आई मीन डू यू थिंक नवाज शरीफ साहब कैन डू एनीथिंग? शहबाज शरीफ साहब कैन डू? हुकूमत ही रिस्पांसिबल है ना सर, बट नवाज शरीफ साहब तो हुकूमत में नहीं है ना। मैं इसलिए हम आइन को एक किताब समझते हैं जिसको हम कभी पढ़ते नहीं है। आइन में एक पहला चैप्टर जो है फंडामेंटल राइट्स का है, उसको पढ़ लें। उसमें से एक राइट भी शायद 21 मेरे ख्याल आर्टिकल्स हैं, मुझे याद आते 21 आर्टिकल्स हैं। 21 में हर आर्टिकल वायलेट कर रहे हैं आप। सर ट्विटर खोल दिया जी, ट्विटर खोल दिया थैंक्स टू द हमारी जो मतलब कि जंग हो रही थी भारत के साथ, उसका एक हमें फ़ायदा ये हुआ कि ट्विटर खुल गया हमारे लिए। ट्विटर कितने 5 लाख लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, मुबारक को ट्विटर खुल गया, तो बाकी भी खोल दें। बाकी क्या बंद है सर? जी, बाकी क्या बंद नहीं है। मैं देख रहा अपने आप को, या एक मजाक बन गए। यकीन करें, यहाँ जो फॉरेन जर्नलिस्ट ये लोग आते हैं, वो कुछ सिर्फ फॉरेन जर्नलिस्ट मतलब जो भी आता है, इन्वेस्टर भी आता है, उनकी बातें सुनकर परेशानी होती है। यकीन करें कि हम कर क्या रहे हैं अपने मुल्क के साथ। वो यकीन करें, सारे कहते हैं आपको दुश्मनों की जरूरत नहीं है। बट डू यू थिंक सर कि कोई यहाँ मतलब कि सपोज नोबडी लर्न्स, मतलब कि जैसे आप देखें अब कि वो बात करें, इस वक्त तो लग नहीं रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गुफ्तगू कहीं हो सकती है। आपके ख्याल में हो सकती है? आप तो बलूचिस्तान की जिक्र करें, क्लोजर टू होम, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी इस वक्त कोई गुफ्तगू नहीं सर देखें, हमारा माहौल ही नहीं है ना। ये गलती एक तरफ नहीं है, दोनों तरफ ये गलती है, ये खराबी दोनों तरफ है। लेकिन क्या अगर एक जमात ने, और ये इसकी इब्तदा इमरान खान साहब ने खुद की है, जो आज मुल्क के हालात हैं, यही काम वो भी कर रहे थे। अब थोड़ी शिद्दत में इजाफा हो गया, तो इसको अपने रवैये को बेहतर कर, दोनों तरफ रवैये की बात। ना हुआ तो अब नहीं चल सकते, यकीन करें आप। एक व्हाट डज दैट इवन मीन सर? नहीं चल सकता? हम कब से कह रहे हैं नहीं चल सकता, वो चल ही जा रहा है। सर चला है। 2 करोड़ 70 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। ये मुल्क है। हिंदुस्तान में 10 लाख हैं। पोलियो में आप और अफगानिस्तान रह गए। मतलब अब जिस मेयार पे देखें, आप देखें ज़रा, जो दुनिया में जो पैरामीटर्स हैं मुल्कों के, उसके अंदर देखें आपकी क्या हालत है। किसी जगह पे भी आप 120 से कम नहीं है। दुनिया की अक्सरियत जो है वो आपसे बेहतर है। आप एक बड़ा मुल्क हैं। अभी आप 5वें बढ़े हैं, जिस तरह जा रहे हैं तो इंशाल्लाह 10 साल में आप 4थे नंबर पे आ जाएंगे। तो ये आज आपको दुरुस्त की आज शुरू करनी है। ये एक दिन के में मामला हल नहीं होगा। आज सफ़र की इब्तिदा होगी तो कल जाकर वहाँ पर पहुँचेंगे, मंजिल को पहुँचेंगे। और ये एक दूसरे को गाली निकालने से मसला हल नहीं होगा, जेलों में डालने से, मारपीट करने से, इलेक्शन चोरी होने से, इससे मसले हल नहीं होंगे आपके। आपको इस मुल्क के जो निज़ाम है उसको दुरुस्त करना है, मुल्क में इंतशार को ख़त्म करना है, इस तफरीक को ख़त्म करना है। जिस मुल्क में सियासत दुश्मनी और नफरत में तब्दील हो जाए, वहाँ पर क्या रह जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के जो गुज़िश्ता दिनों में मुज़ाकरात हुए हैं चीन के साथ। चाइना को CPEC 2 के लिए जो एक्सपेंडेड वर्जन है वो उसको बिल्कुल शुरू करने के लिए तैयार है। ये एक हिस्सा है BRI का, उसको अफगानिस्तान तक एक्सटेंड करने का। ये हमारी जो ट्राइलेटरल उसमें ये आपस में ये तय हुआ है। एक मेन की एजेंडा था कि हमने तीनों मुल्कों ने अपनी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं होने देना टेररिस्ट के हाथों, किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाक अफगान ताल्लुकात का। एक तरफ तो अभी पाकिस्तान भारत के दरमियान जो एक कॉन्फ्रंटेशन हुई, हमने उसका हल देखा, मगर दूसरी तरफ हम ये नहीं कह सकते कि ये वाहिद हमारा बॉर्डर्स के ऊपर चैलेंज है। अफ़गानिस्तान के साथ भी ताल्लुकात जो है पिछले चंद सालों में हम कह सकते हैं कि काफ़ी चैलेंजिंग रहे हैं, इफ़ नॉट मोर।
और इसकी वजह से कशीदगी भी बहुत रही है काबुल में और पाकिस्तान की हुकूमत में। ख़ास तौर पे ये कशीदगी जो है इसका ताल्लुक़ उन कलदम तंजीमों से है जो अफ़गानिस्तान से ऑपरेट करते हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई करते हैं। इसके ऊपर पाकिस्तान ने बहुत मरतबा कोशिश की कि वो अफ़गान हुकूमत को कायल करें कि इस तरह के जो गिरोह हैं वो अफ़गानिस्तान में ना उनको सेफ़ हेवन्स मिले, मगर शायद हर दफ़े कामयाबी नहीं मिली और उसकी वजह से जो एक लफ्ज़ी जंग भी थी दोनों ममालिक के दरमियान वो भी काफ़ी बढ़ी और फिर मामलात यहाँ तक पहुँचे कि तिजारत के ऊपर असर पड़ा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान ने जब ये फ़ैसला किया कि अफ़गान पनाह गज़ीन जो हैं उनको भी वापस भेजा जाएगा तो ज़्यादा मसाइल जो थे वो गंभीर हुए। मगर पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान की जो ये रवैया है अफ़गानिस्तान की तरफ इसमें लचक नज़र आई, इंगेजमेंट की कोशिश ज़रा ज़्यादा हुई और जो ये लफ्ज़ी जंग थी या सख्त बयानात थे इनके ऊपर कम इन्हसार किया गया। और इसी तनाजुर में गुज़िश्ता दिनों में एक मुलाकात हुई है अफ़गान हुकूमत की पाकिस्तान और चीन के जो हम कह सकते हैं ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं अफ़गानिस्तान के लिए उनकी। वज़ीर दाखिला जो है अफ़गानिस्तान के सिराजुद्दीन हक़ानी साहब उनसे ये मुलाकात हुई थी हमारी जो पाकिस्तान के की तरफ से मोहम्मद सादिक साहब से और चीन के भी जो ख़ुसूसी नुमाइंदे हैं। और इसमें काफ़ी हम कह सकते हैं कि एक ये एफ़र्ट किया गया है, ये इंटेंशन का इजहार किया गया है कि अब कोऑपरेशन की जाएगी, तिजारत पर बात होगी दोनों ममालिक के दरमियान। और ख़ासा अहम है क्योंकि पिछले दिनों में भी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी थी तो ये भी पता चला कि जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी कायम मुकाम वज़ीर ख़ारजा जो अफ़गानिस्तान के हैं उनसे मुलाकात, माफ़ करिएगा, टेलीफोन पर गुफ्तगू की। एंड इंडिया रियली प्लेड इट अप, जिससे ये तासुर मिलने की कोशिश या तासुर देने की उन्होंने कोशिश की कि जैसे पाकिस्तान की दोनों तरफ के जो अहम नेबर्स हैं दोनों के आपस में ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, जबकि पाकिस्तान से शायद हम कह सकते हैं बेहतर नहीं है इतने। तो इन सब इश्यूज़ पे हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा हैं और हमें ज्वाइन किया है उवैस तौहीद साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, इन इश्यूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी जौहर साहब, हाउ सिग्निफिकेंट इज़ दिस मीटिंग दैट टुक प्लेस? अगर यहीं से शुरू करें क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीछे ज़रा हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहे बट अब कोई इंगेजमेंट की काफ़ी कोशिश भी हो रही थी। बिल्कुल नहीं, इट्स वेरी सिग्निफिकेंट। देखिए ये बिल्कुल आपने जिस मसले की तरफ इशारा किया वो पाकिस्तान के लिए तो जो है बहुत ही अहम है। जो दहशतगर्दी वहाँ से एमिनेट कर रही है अफ़गानिस्तान से, तो पाकिस्तान के मुख्तलिफ, बलूचिस्तान में भी है उसका फुटप्रिंट है, लेकिन KP में तो बहुत ज़्यादा है, बाकी भी उसमें जितना ज़्यादा रिलैप्स हुआ है इस दहशतगर्दी के जो वाक़यात में पिछले कोई 2 साल से आउट से, वो पाकिस्तान की दाखिली सलामती के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जो है ख़तरा भी है, एक चैलेंज भी है। और उसमें बारहा हमने उन पे ज़ोर दिया अफ़गानिस्तान पे, लेकिन उसका उतना ज़्यादा असर नहीं हुआ जितना कि जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अभी जो डिप्लोमेसी है, अच्छा देखें उसमें 2-3 ट्रैक्स थे। एक बायलैटरल ट्रैक था, उस बायलैटरल ट्रैक में हमने मुख्तलिफ प्रॉन्ग्स अपनाए, काइनेटिक प्रॉन्ग भी था, उसमें फिर ट्रेड वाला जो है एक लेवरेज हमारा वो भी है, फिर ज़ाहिर एक डायलॉग के थ्रू उसको भी किया, लेकिन वो इतने ज़्यादा कारआमद नहीं हो रहे थे। फिर एक साथ ही रीजनल जो है मैकेनिज़म्स हमारे कई जो ट्राइलेटरल मैकेनिज़म्स हैं 2-3 हैं जो है, जो सबसे ज़्यादा अहम जो मैं समझता हूँ वो है जिसमें चाइना हमारे साथ है, चीन शामिल है। तो उन ट्रैक्स पे भी जो मेरा भी ख्याल था कि हमें मुख्तलिफ जो सारे ट्रैक्स हैं, बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रैक जो है जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज़ तक शामिल, बिकॉज वहाँ से जो टेररिज्म एमर्ज कर रही है उसे ख़तरा सिर्फ हमें नहीं है, ये सारे रीजन को है, और बल्कि वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी। उधर ऐसे कई ग्रुप हैं जैसे ISKP है, उन्होंने रशिया में भी अटैक्स लॉन्च किए, बाकी मुल्कों में भी। तो वो, और उससे पहले भी सबको पता है अफ़गानिस्तान में जब इस तरह के हालात पहले हुए थे तो उसका नतीजा क्या निकला था। तो वो सब हैं। अब ये जो अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं, आपने उस पर भी बिल्कुल सही इशारा किया। जो सादिक साहब ने उधर 2 विजिट्स किए हैं, तो उनसे काफ़ी एक जो है ना फ़र्क पड़ा है।
बिकॉज उसमें बड़ी ज़ाहिर है कैंडिडेट और सारी जो सी है ना दोनों साइड से वो एक ऐसी कॉन्वर्सेशन हुई है कि जिसके बाद एक स्टेज थोड़ी सी सेट हुई। उस दौरान में बिल्कुल इंडिया भी कोशिश करता रहा है, उन्होंने बिल्कुल फ़ोन पे बात की, उसके अलावा उन्होंने एक डेलीगेशन भी भेजा वहाँ पे एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के जो है इसी कोशिश में कि क्योंकि पाकिस्तान के ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से उनके जो है ना नुक्ते नज़र से कशीदा थे, तो उनका ख्याल था इसको एक्सप्लॉइट करें जितना वो पहले भी करते रहे। एक टाइम पे उनके वहाँ पे सेवरल कॉन्सुलेट्स थे जिसकी कोई ज़रूरत भी नहीं थी, उधर तो कोई इंडियंस होते नहीं और वो टेररिज्म के लिए उसको इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान में फोमेंट करने के लिए। लेकिन अभी ये जो हुआ है सीपैक में जो उनको जो है अफ़गानिस्तान का आना, ये बहुत ही खुश आइंद है। बिकॉज देखें कनेक्टिविटी के जो हमारे मंसूबे हैं उसमें उसके लिए अफ़गानिस्तान जो है वो तो लिंचपिन है। वो देखें अगर हमने सेंट्रल एशिया से वो सारी कनेक्टिविटी करनी है तो अफ़गानिस्तान में उनके अमन के बगैर और उनकी मदद के बगैर, उनकी सपोर्ट के बगैर वो नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं अफ़गानिस्तान में। देखें अभी माइनिंग के हवाले से बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज, अगर हम वैसा आपको ये गुफ्तगू में शामिल करें अभी उनसे बात करके देन वील टॉक अबाउट द पॉसिबिलिटीज, बिकॉज बहुत ज़रूरी एक वो अहम टॉपिक है। जी उवैस साहब, आपने जौहर साहब की गुफ्तगू सुनी, सर आपको क्या लगता है कि सचमुच चाइना क्या उसका इतना इन्फ्लुएंस चीन का हो सकता है अफगानिस्तान पे या काबुल पे कि रवैया उनका पाकिस्तान की तरफ तब्दील हो and they start taking Pakistan's security issues more seriously, ज़्यादा संजीदगी से वो हमारी जो शिकायत हैं या खदशात हैं उनको वो सुने? शुक्रिया आरफा, आप भी अफगानिस्तान के कुछ दौरे कर चुकी हैं और आपको भी अंदाज़ा है कि वहाँ पे सूरत हाल किस तरह की है। ये जो बीजिंग में सैफ अफ्रीकी जो मुलाकात है, जिसे गैर रस्मी मुलाकात कह रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। देखिए इससे तो दो चीज़ें ज़ाहिर होती हैं अगर हम इसको ज़रा जूम आउट करके देखें। एक तो ये कि ये मुलाकात हमारे वज़ीर ख़ारजा और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार की बराह रास्त चाइनीज़ लीडरशिप के साथ उनकी सॉइल पे हो रही है। तो ये मैसेज जो है कि पाकिस्तान भारत के तनाज़ा जो जंगी सूरत हाल थी उसके फ़ौरन बाद ये मुलाकात बायलैटरल भी वहाँ पे हुई है और ट्राइलैटरल भी हुई है। तो ये एक है कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो उनकी स्ट्रेटजिक जो रिलेशनशिप है और जो एक दूसरे को ट्रस्टेड अलाइज कहते हैं वो मौजूद है। और जिस तरीके से अमेरिका ने अपनी डिप्लोमेसी के ज़रिए सीज़ फायर कराया, उसी तरीके से चाइना के जो वेपन्स हमने इस्तेमाल किए हैं और वो बहुत इफ़ेक्टिवली हमारे जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं स्किलफुली सक्सेसफुली जो उन्होंने यूज़ किया है कि PL-15 हो, J-10C हो, JF-17 हो, उसके बाद भारत को ये मैसेज जाना, तो ये बहुत ही सिंबॉलिक इसकी सिग्निफिकेंस है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ जो मामलात जो पेचीदा थे और बहुत कशीदा रहे हैं और उसमें हमारा भी कुछ कसूर है, उसका जिक्र बाद में करेंगे, लेकिन जो ताल्लुकात ख़राब थे और भारत को एक स्पेस मिल रही थी और भारत जो है इब्राहिम सदर जो नायब वज़ीर दाखिला है, एक बहुत ही मैं कहूँगा तेज़ तरार कैरेक्टर्स हैं, इनको मैं कोई 9/11 के बाद से इनसे शनासा हूँ, इनके किरदार से। वो वहाँ पे गए, उनको अपने इलाज की भी ज़रूरत थी तो उसको बड़ा उन्होंने कैश किया, लगा ऐसे जैसे तालिबान की लीडरशिप पूरी पाकिस्तान इंडिया के तनाज़े के दौरान मौजूद है, तो उस असर को भी ज़ाहिर किया। और अमीर जो मुत्तकी साहब हैं वज़ीर ख़ारजा अफगानिस्तान के, उनको बिठाया इसहाक डार साहब के सामने और ये जो इकनॉमिक कॉरिडोर है सीपैक, उसके ज़रिए एक दूसरे को बांध दिया कि जी अफ़गानिस्तान को पैसे की ज़रूरत है, अफ़गानिस्तान को इकॉनमी की ज़रूरत है कि इकॉनमी का पहिया चले। और वो चाइना ने इस सीपैक की एक्सटेंशन से जो पाकिस्तान ने बहुत फरागदिली से किया है और ये जो अंडर कंसिडरेशन जो प्रॉस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो ये नज़र आ रहे हैं अरफा कि जो डेरा इस्माइल ख़ान के पास जो सीपैक का एक कॉरिडोर है वहाँ से वो उसकी तोसी होगी और वो कई रास्ते हैं, तुरखम से भी हो सकता है, जो अंगूर अड्डा या साउथरिस्तान से भी हो सकता है, लेकिन जो अंडर कंसिडरेशन है वो ये है कि कुर्रम एजेंसी से, और कुर्रम एजेंसी से खोस्त से काबुल, और एक रास्ता जाएगा सेंट्रल एशियन स्टेट थ्रू नॉर्दर्न अफगानिस्तान और दूसरा सीधा जाएगा हिरात ईरान और फिर वो इराक के साथ मिलेगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन जो सबसे इसकी अहमियत है कि पाकिस्तान के लिए जो सीपैक सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से सुस्त रवि का शिकार था, तो एक बहुत बड़ी
एक स्टेटमेंट आ गई कि नहीं, ये जिंदा है सी पैक और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इकनॉमिक हमारे भी बहुत ज़्यादा गहरे हैं और अफगानिस्तान को भी जोड़ दिया। आप बात कर रहे थे सर कि ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट फॉर चाइना विद इन अफगानिस्तान, माइनिंग और ये वो उवैस साहब इसको सीपेक से जोड़े, और वो जो मेरे ख्याल में हम अपने बचपन से ये कहानी सुनते आ रहे हैं ना कि वो सेंट्रल एशिया की तरफ रूट्स जाएंगे अफगानिस्तान से, वो 20-25 साल गुजर गए। डू यू थिंक दैट स्टिल मोर देन अ पाइप ड्रीम, क्योंकि अभी तक तो हमने वो देखा नहीं होते हुए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो वो सारे प्रोजेक्ट्स जो इन्विजन किए थे, आपको याद होगा इवन अहमद रशीद ने अपनी किताब तालिबान में उस वक्त जिक्र किया था तापी का और वो सारे प्रोजेक्ट्स का, जिसमें यूनिकॉल और बाकी कंपनीज ने उस वक्त काम कर रही थी, आज से दहाइयां पहले, जब अफगान तालिबान पहली दफे हुकूमत कर रहे थे काबुल, तो उसमें बिल्कुल बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन साथ ही साथ चाइना का जो है ना, बिकॉज देखिए सीपैक जो है उसकी नेचर भी बदल रही है। मतलब पहले सारा फोकस जो उसका फेज़ 1 जो है उसमें सारा था इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग पे। अच्छा, फेज़ 2 में फिर अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे ज़्यादा है, और फिर जिस तरह चाइना में अब क्या हो रहा है वहाँ पे, जिसे वो कहते हैं ना हाई टेक्नोलॉजिकल या हाई जो है ना, उन्होंने उसको नाम दिया है हाई डेवलपमेंट ग्रोथ का, तो वो जिस पे उनका फोकस अब ज़्यादा उस तरफ जा रहा है। फिर पूरी दुनिया का इस वक्त फोकस काफ़ी ज़्यादा देखें क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ है, वो अहम है। तो बिल्कुल जब हम जिस तरह वैसा भी कह रहे हैं, जब हम सीपैक में उनको शामिल करेंगे तो फिर जाहिर है कि उसमें सारी चीज़ें आएंगी, मतलब उसमें सिर्फ वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे सर, बट वो सिक्योरिटी सिचुएशन तो वहीं की वहीं नहीं होगी अफगानिस्तान के हवाले से। बिल्कुल, ये आपने अहम बात की। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ऑल्दो कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत खुशाइंद है, लेकिन साथ ही साथ जो है ना उसमें अभी भी बहुत से चैलेंजेस हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो अच्छी चीज़ ये है कि देखें, एक तो इसमें 2-3 एलिमेंट्स है ना। एक तो ये कि इंडिया कोशिश कर रहा था एक्सप्लॉइट करने की, और वो पिछले दिनों ये बातें होना शुरू हो गई थी कि ये अफगानिस्तान उन मुल्कों में से है। एक प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे कि जिसने सारे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की तरफ शायद ज़्यादा हमदर्दी दिखाई है, तो इससे क्लियर हो गया ऐसी कोई बात नहीं। तो एक तो वो जो उनकी कोशिश है वो इससे नाकाम होगी। दूसरी चीज़ है कि चाइना जो है, क्योंकि चाइना और अफगानिस्तान उनकी आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन जो है उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। पाकिस्तान के साथ उनकी तारीख ही है, अभी भी उनका जो सबसे बेस्ट ट्रेडिंग रूट बनता है वो पाकिस्तान के थ्रू ही बनता है। लैंड लॉक कंट्री है, ज़ाहिर है वो दूसरे रूट्स भी देख रहे हैं, तो उनके पास 2 और पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकेबल और सबसे ज़्यादा जो है ना इकोनॉमिकल भी यही है। तो इसलिए मैं ही समझता हूँ कि इन तीनों मुल्कों का इकट्ठा होना, और जैसे मैंने पहले जिक्र किया ट्राइलेटरल मैकेनिज्म्स 3-4 चल रहे हैं। एक में रशिया शामिल है, दूसरे एक मैकेनिज्म जिसमें ज़्यादा मुल्क भी शामिल हैं, नेबर्स जो हैं, कई रीजनल मैकेनिज्म्स हैं इस किस्म के। लेकिन ये जो मैं समझता हूँ ये जो ट्राइलेटरल मैकेनिज्म है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा जो है ना ये वो हो सकता है जिसमें प्रॉस्पेक्ट सबसे ज़्यादा हों, और इसलिए ये जो है आई थिंक इट्स अ गुड बिगिनिंग, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू बी कॉशियस इन टर्म्स ऑफ sort of building our expectations too high at this point in time. बिल्कुल ठीक। और सर यही वाली बात जो आपने कही, वैसा हम सीपेक की बात कर लें, हम ट्रेड की बात कर लें, ट्रेड रूट्स की बात कर लें, पर सर हमारे लिए या पाकिस्तान के लिए हम कह सकते हैं सबसे बड़ा मसला सिक्योरिटी का भी है। तो हम, मेरे ख्याल में ये मुलाकात जो हुई है इसकी वजह से जो पाकिस्तान में एक ये तज्जिया किया जा रहा है कि जी इससे जो जिस किस्म के टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं उन पर भी फ़र्क पड़ेगा, और अगर नहीं पड़ेगा देन एवरीथिंग एल्स विल बी अफेक्टेड। आपके ख्याल में ये भी इशू जो है डिस्कस हुआ है, इस पे बात हुई है, कोई काबुल कमिटमेंट्स देगा? ये देखिए, मई 2023 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर ट्राइलेटरल हुई थी जिसमें अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी थे, पाकिस्तान के भी थे, पूरा डेलीगेशन था और चाइना का भी। और उसका जो स्टेटमेंट था, जो जॉइंट कम्युनिके था, उसमें यह था कि अफगानिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी जो है वो काबिल कबूल नहीं होगी और मुश्तरका उस पर कार्रवाई होगी। तो एक बहुत पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है, जो हमारी स्टेट का पैगाम है, वो जॉइंट कम्युनिके में था। उसके बाद कशीदा सूरत हाल हुए, उसके बाद सादिक खान साहब ने पेव द वे फॉर दिस मीटिंग विच टुक प्लेस इन बीजिंग। तो ये मेरे ख्याल में एक 19 तारीख को इसहाक डार साहब, जिस तरह आप अपने बताइए में कह रही थी कि काबुल गए थे, वहाँ पे मुलाकात हुई थी, बहुत ही
अच्छी बायलैटरल मीटिंग थी, तो मैं समझ रहा हूँ कि सिक्योरिटी कंसर्न्स तो रहेंगे। और ये जो आप सीपैक की एक्सटेंशन है ना आरफा, वो देखिए पहले चाइना चाह रहा था कि वखान पास के थ्रू, बदख्शा के थ्रू जो है वो सेंट्रल एशिया तक पहुँचा जाए। वहाँ पे पामीर माउंटेन्स है, सेंचुरी से वो बड़े ही मुश्किल पहाड़ है, उनके साथ रूट नहीं बनता था। तो ये चाइना के भी फेवर में है कि जो एक्सटेंशन सीपैक का हुआ है इस वक्त, ये सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस है। और दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि ये खित्ता जो है जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंस का है वो फ्लैश पॉइंट भी हो सकता है। मार्को रूबियो ने कल ही एक स्टेटमेंट दिया है फॉरेन कमेटी जो है उनकी हाउस की, उसके सामने कि हम अफगान तालिबान को रिव्यू कर रहे हैं कि वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में रहे या ना रहे। और दूसरी जानिब जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, उसी वक्त जिस पर बीजिंग में मुलाकातें हो रही थी, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है यूएस के, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो केओटिक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान विड्रॉल हुआ था उसकी पूरी तरीके से वो रिवाइज होगा, रिव्यू होगा। तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर जहां इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बेहतर मौका मिला है, सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल आप वजह फरमा रही हैं। चाइना ने पाकिस्तान अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात थे, जो कशीदा थे, उसको भी स्मूथ किया है सीपैक के ज़रिए, इकनॉमिक उसके ज़रिए उनको साथ में जोड़ा भी है। इंडिया का असर ज़ाइल भी हुआ है और इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का तनाज़ा था, उसके बाद पाकिस्तान की मुलाकात बीजिंग में चाइना ने खुले अल्फाज में ये स्टेटमेंट दिया है, बयान दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान के साथ हमारे स्ट्रेटजिक ताल्लुकात है। सिक्योरिटी कंसर्न ज़रूर है और वो सिक्योरिटी कंसर्न इस मीटिंग के अंदर भी डिस्कस हुए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर जो मुझे खदशा है कि जिस तरह अमेरिका की ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं, कहीं ये ना हो कि ये जो खित्ता है उसमें कोई फ्लैश पॉइंट ना बन जाए सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। लेकिन अदर दैन दैट सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, आई पर्सनली थिंक कि जिस तरह पाकिस्तान इंडिया के तनाज़े के दौरान जो सफारती सतह पे भी, इंटरनेशनल सतह पे भी पाकिस्तान का मुकदमा बहुत अरसे के बाद बेहतर तक़वियत के साथ, ताकत के साथ रहा है, भरपूर अंदाज में रहा है, वैसे ही मैं समझता हूँ कि ये पेशरफ्त है जिसको मटेरियलाइज करना हमारे डिप्लोमेटिक जो कोर है और जो हमारी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है उनका काम है। अफगान अवाम का जब तक दिल नहीं जीतेंगे, ये ताल्लुकात मुस्तकिल बुनियादों पे बेहतर नहीं हो सकते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारा वक्त निकाला। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।